अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं JJC बाई सर जवाद। आज की लेक्चर वीडियो फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के एक नए चैप्टर के न्यूमेरिकल्स हैं। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेज नंबर 223 पे ये न्यूमेरिकल्स मौजूद हैं। चैप्टर नंबर 10 है जिसका नाम है DC सर्किट्स। इसमें 7 न्यूमेरिकल्स हैं, लेकिन आज जो है हम करेंगे इंशाल्लाह 6 न्यूमेरिकल्स, 6 न्यूमेरिकल्स, और एक जो सर्किट वाला कॉम्प्लेक्स नेटवर्क का एक न्यूमेरिकल वो इंशाल्लाह हम अलग से बिल्कुल करेंगे, क्योंकि वो काफ़ी समझने का और लेंदी न्यूमेरिकल है। अच्छा, इसमें तकरीबन हर कैटेगरी के एक एक न्यूमेरिकल हैं, तो इसलिए जो मैं ज़बानी बता दूंगा, वरना आप जानते हैं मुझे कि मैं कैटेगरी बाई कैटेगरी ऑर्गेनाइज सिस्टमेटिक वे में कराने का आदी हूँ। अच्छा, ये एक चीज़ बता दूँ कि मेरे तमाम फर्स्ट ईयर के चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स 1 बाई 1 आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पर। जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम करीब हैं, जो इसको फाइनलाइज अपनी सही तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, सिर्फ एक चैप्टर 5 रह गया है, बहुत आसान सा, वो वर्क पावर एनर्जी का है, वो इंशाल्लाह इसके बाद आ रहा है। बाकी कंप्लीट 11 चैप्टर्स 12 चैप्टर्स मैं आपको, यानी इसको लेके 12 चैप्टर हो जाएंगे जिसके न्यूमेरिकल आप तक पहुंच चुके हैं। तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, शेयर किया करें JJC को, क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं सर JJC लिखते ही नहीं है कहीं, तो हमें पता कैसे चले ये JJC है। तो ये आपकी पसंद है कि अगर पसंद आ जाएगा तो, और पसंद से ज़्यादा है कि आपका फ्यूचर एग्ज़ाम और उसकी तैयारी। छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं, फिर भी अपने साथ जो है बुक और कैलकुलेटर रजिस्टर रख लें ताकि आपको समझ में भी आए, वरना सॉल्यूशन तो पहुंच जाएगा, बहुत सारे लोग करा रहे होंगे सॉल्यूशन। स्टोरेज बैटरी ऑफ अ कार हैज़ एन EMF। ये EMF का न्यूमेरिकल है कैटेगरी 1, अगर आप बनाना चाह रहे हैं, वरना न्यूमेरिकल का ना छोटे छोटे और आसान है, सवाए आखिरी 2 न्यूमेरिकल के। EMF का न्यूमेरिकल है ये। EMF इस बैटरी एक होती है, कोई भी बैटरी हो उसका EMF होता है, यानी उसकी ड्राइविंग फोर्स जो उस चीज़ को चलाती है उस बैटरी के दम पर। जैसे मोबाइल हो, उसके अंदर बैटरी सेल है, या बैटरी कहते हैं। गाड़ी है जिसका न्यूमेरिकल है, उसमें ड्राई सेल या बैटरी होती है, घड़ियों में लगी हुई, इमरजेंसी फैंस वगैरह में। ये सब जो है ना, ये बैटरी वगैरह जो हैं, ये EMF रखती हैं। उनका वोल्टेज होता है जो उसको करंट को पुश करता है अक्रॉस द सर्किट। जो बैटरी के टर्मिनल्स होते हैं उसके ऊपर एक होती है इंटरनल रेजिस्टेंस, बहुत ही नेग्लिजिबल स्मॉल वैल्यू की रेजिस्टेंस होती है, उसको कहा जाता है इंटरनल रेजिस्टेंस। जो सर्किट में बाहर की तरफ रेजिस्टेंस होती है उसको कहा जाता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस या लोड। इस चीज़ को समझें, यानी अगर मैं आपको समझाने के लिए बना दूँ ये डायग्राम, वरना न्यूमेरिकल तो बहुत आसान है। तो ये जो बैटरी के टर्मिनल्स होते हैं प्लस माइनस वाले, इसके अक्रॉस जो है या इसके करीब जो है ये इंटरनल रेजिस्टेंस होती है कम कीमत की। ये फैसिलिटेट करती है करंट को घुमाने में सर्किट में या बैटरी के अक्रॉस, क्योंकि हम जानते हैं कि करंट जो है वो प्लस से माइनस की तरफ अगर मूव करेगा, ये EMF बैटरी का है, और ये जो R के अक्रॉस होता है उसको हम कहते हैं ओम्स लॉ का वोल्टेज, यानी V। अब ये जो मैंने डायग्राम बनाई, इंटरनल रेजिस्टेंस कम कीमत की होगी और R जो लोड है वो सिग्निफिकेंट वैल्यू का होगा। सही है। अब EMF दिया हुआ है उसने 12 वोल्ट्स, इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है 0.5, तो इंटरनल रेजिस्टेंस का सिंबल स्मॉल r है। अब इसमें उसने कहा करंट जो मैक्सिमम ड्रॉ करे बैटरी वो बताइए। अब इसमें आपको कहीं भी ये वाली रेजिस्टेंस नज़र नहीं आ रही है इस पूरे क्वेश्चन में, अगर आप गौर करें तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे इसका इस्तेमाल या इसका जिक्र नहीं है, यानी कि ये एक ऐसी बैटरी है जो पूरा करंट देगी और उसमें कोई लॉसेस नहीं होंगे। तो इस सूरत में इस कैपिटल R को हम कहेंगे कि ये ज़ीरो है। अब ये इसमें समझने का था, वरना कभी भी अगर वो लोड 10 ओम 50 ओम कुछ दे दे तो फिर इस न्यूमेरिकल में मज़ीद मेहनत आ जाएगी। ज़ीरो कैलकुलेशन को आसान कर देता है, इसमें R की वैल्यू ज़ीरो हो गई, इसलिए सवाल हल्का हो गया। वरना बारीकियाँ साइड पे आप लिख सकते हैं। वैसे तो उम्मीद है कि ये न्यूमेरिकल चेंज नहीं होंगे, लेकिन एक कहते हैं ना कंप्लीट नॉलेज हो आपके पास।
तो ईएमएफ का सिंबल ये हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस का स्मॉल आर हो गया, नो कन्वर्जन क्योंकि वोल्ट और ओम स्टैंडर्ड यूनिट हैं। जो बैटरी चार्ज होती है और करंट ड्राइव करवा रही होती है उसका फॉर्मूला होता है ये, इसलिए मैंने यहाँ पे कहा चार्ज बैटरी। एक डिस्चार्ज बैटरी भी होती है, जैसे आप अपना मोबाइल इस्तेमाल करते हैं तो वो देखा है ड्रेन होती रहती है और उसका जो है बैटरी लेवल 0 पे आने लगता है, फिर उसको हम दोबारा चार्ज पे लगाते हैं। उस सूरत में जो है ना, यानी इसमें यूँ समझ लें चार्ज जो बैटरी होती है उसका ई जो है वो V से बड़ा होता है, जबकि इसके बाद जो डिस्चार्ज बैटरी होगी यानी जिसका चार्ज ख़त्म हो रहा है, ड्रेन हो रही है जो, उसको हम जो है जब अपने प्लग सॉकेट में लगाते हैं एक्सटर्नल सोर्स पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, जिसको हम कहते हैं वो प्लग लगा दो जाके चार्जर के साथ, वो जो होता है ना वो उस सूरत में होता है जब बैटरी चार्ज करनी हो तो उसमें V जो है वो E से बड़ा हो जाएगा। सही है भाई, की साइड पे लिख सकते थे आप, MCQ और बाकी मालूमात भी है। अब ये पुट एंड गेट का न्यूमेरिकल हो गया, अगर आपको ये फार्मूला याद हो जाए E=V+IR। V का मतलब ओम्स लॉ, ओम्स लॉ ही बड़ा कॉमन लॉ है। V=IR कैपिटल होता है, जो अभी मैंने यहाँ पे लिखा था कि ओम्स लॉ के ज़रिए ये कैपिटल R वाला वोल्टेज निकलता है। अब इसमें जो चाहिए करंट, इसको एक तरफ कर लें। अब I 2 जगह आ रहा है, कॉमन ले लें। अच्छा आप वर्टिकल कीजिएगा सारा, ये मुझे एडजस्ट करना था, कई मतलब बता दूँ, अब तो स्टूडेंट को समझ में ही आ गया। इसको इस तरह कॉपी नहीं कीजिएगा, ये वर्टिकल अपने कॉपी पे और बोर्ड एग्ज़ाम में कीजिएगा। अब इसमें I कॉमन ले लिए तो R+R डिवाइड में क्रॉस मल्टीप्लाई चला गया, डिवाइड में। अब इसके अंदर R को 0 रख दें, स्मॉल r 0.5 रख दें, E जो है वो 12 रख दें, कैलकुलेटर चलाएं, 12/0.5 24 एम्पेयर, यानी वो करंट बैटरी मैक्सिमम ड्रॉ कर सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। यानी इसको यूँ समझ लें दुकानदारी ज़बान में क्या कहते हैं ना, 24 एम्पेयर की बैटरी है, 50 एम्पेयर की बैटरी है, 60 एम्पेयर की बैटरी है, वो है। दूसरा न्यूमेरिकल है, अच्छा ये रेजिस्टिविटी का है, ये कैटेगरी चेंज हो जाएगी, ये कैटेगरी 2 है रेजिस्टिविटी का न्यूमेरिकल, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी जो है ये प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है, यानी कि जैसे ये कॉपर वायर है फॉर एग्जांपल, तो कॉपर वायर की रेजिस्टिविटी अपनी फिक्स होगी या कांस्टेंट होगी। इस तरह कोई टंगस्टन वायर है, प्लेटिनम वायर है, सिल्वर वायर है, एल्युमिनियम वायर है, सबकी रेजिस्टिविटी मटेरियल टू मटेरियल वेरी करेगी और अपनी अपनी यानी फॉर अ पर्टिकुलर मटेरियल जो है वो कांस्टेंट रहेगी। अब रेजिस्टिविटी का सिंबल रॉ होता है, सही है। अब इसमें कहा जा रहा है, सवाल पे आ जाए क्वेश्चन नंबर 2, अ नेग्लिजिबली स्मॉल करंट इज पास थ्रू अ वायर ऑफ लेंथ ऑफ वायर दिया हुआ है, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ डिपेंडेंट है, एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन उस वायर का यूनिफॉर्म है, क्रॉस सेक्शन का मतलब है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एंड इट्स यानी यूँ समझे थिकनेस, जो तार होता है कभी आपने देखा हो इलेक्ट्रिकल वायर, उसकी थिकनेस होती है, और हमारे सिलेबस में राउंड यानी सर्कुलर वायर है गोल, तो उसको सर्कुलर वायर को कहा जाता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी ऐसा अगर वायर होगा ना कभी गोल सर्कुलर, तो इसके एरिया को कहा जाता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। वरना जो रेगुलर शेप बॉडीज़ होती हैं, जैसे ये रूम है तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ से एरिया आता है, स्क्वायर हो तो साइड बाई साइड से आता है, लेकिन कोई गोल चीज़ हो सर्कुलर या राउंड जैसे वायर यहाँ पे, तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहलाएगा। तो ये वैल्यू दी हुई है मीटर स्क्वायर, इसमें भी कोई कन्वर्जन नहीं है, बचत हो रही है मीटर में लेंथ, स्क्वायर मीटर में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर ये मीटर ना होता तो मीटर बनाना होता, लिख लीजिएगा साइड पे। रेजिस्टेंस उस वायर की 6 ओम है, इसमें भी कन्वर्जन नहीं है ओम, अगर किलो ओम दिया होता तो कन्वर्ट करना पड़ता। रेजिस्टिविटी पूछ रहा है, तो पुट एंड गेट का सवाल हो गया, बस आपके पास फॉर्मूला हो। ये फॉर्मूला है रेजिस्टेंस ऑफ वायर का, लेकिन इसी के अंदर रेजिस्टिविटी मौजूद है, क्योंकि इसकी थ्योरी क्या है मुख्तसर से अगर बताऊं कि रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एरिया के इन्वर्सली, यानी जितनी आप लेंथ वायर की बढ़ाते जाएंगे रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी, और जितनी थिकनेस कम करेंगे यानी कि पतला तार होगा जितना, उतनी रेजिस्टिविटी बढ़ती जाएगी। सही है, थ्योरी भी देखने मिल रही है, एमसीक्यूज भी मैं अलग अलग चैप्टर के कराता हूँ, वो भी देखिएगा। लेंथ ऑफ वायर एल हो गया इसका सिंबल, क्रॉस सेक्शन एरिया का ए हो गया, रेजिस्टेंस आर हो गई, रेजिस्टिविटी पूछ रहा है रॉ हो गई। सही है,
रेजिस्टेंस ऑफ वायर का फॉर्मूला R इज इक्वल टू रॉ एल अपॉन ए, फॉर्मूला मेकिंग, ए उधर गया एल क्रॉस में। अब पोटेंशियल हो गया, R की वैल्यू डाटा से उठाएं 6, एरिया उठाएं 4 पॉइंट, लेंथ 12, कैलकुलेटर ध्यान रखिएगा। अब आपके बोर्ड के एग्ज़ाम करीब हैं, बिल्कुल ऑथेंटिक और बिल्कुल पक्की तैयारी करें। जिस तरीके से बोर्ड में नंबर मिलते हैं, 4 मार्क्स का सेक्शन बी का न्यूमेरिकल है, मॉडल पेपर भी आपके पास है, उसकी भी मैंने सॉल्यूशन न्यूमेरिकल किए हुए हैं, उसको भी ध्यान रखिएगा किस तरह सॉल्व करना है। उसमें पूरी प्रेजेंटेशन है मॉडल पेपर में, क्योंकि वो मैंने आपको पेपर पे पेज पे लिखकर वो लेक्चर डिलीवर किया था। अब वर्टिकल का मतलब ये है कि ये तो ऊपर से नीचे स्टेप करेंगे आप, एक के नीचे एक, सामने सामने नहीं। मल्टीप्लाई डिवाइड का मतलब ये है कि पहले मल्टीप्लाई कैलकुलेटर में फीड करें। कुछ स्टूडेंट बस डायरेक्ट कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, कहते हैं आंसर आ गया, एक नंबर कट जाएगा। ध्यान रहे, मल्टीप्लाई अलग, डिवाइड फिर उसके बाद। और रेजिस्टिविटी के यूनिट्स होंगे ओम मीटर, यूनिट सही रखिएगा, ओम मीटर, सही है। सिखा भी सकता हूँ कैसे हुए। रेजिस्टेंस के ओम होते हैं, एरिया के मीटर स्क्वायर होते हैं, लेंथ के मीटर होते हैं। मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, ओम मीटर आया, समझे कुछ? एक्सीलेंट। तो ये, और रेजिस्टिविटी की चेकिंग ये होती है कि हमेशा बहुत बहुत स्मॉल वैल्यू होगी, कभी MCQs भी आ जाता है, ऑफ द ऑर्डर ऑफ एक्सपोनेंट -6, -7, -8, ये जो आ रहा है। कभी भी ये बड़ा कैलकुलेटर में आ जाए, समझ जाए देयर इज समथिंग रॉन्ग। ये चेकिंग भी सिखा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, पोटेंशियोमीटर का ये न्यूमेरिकल है, ये अलग कैटेगरी एक है, अगर चाहें तो उसको कर दें। पोटेंशियोमीटर इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है, अगर आप लोगों ने थ्योरी पढ़ ली है। पोटेंशियोमीटर जो है वो एक इलेक्ट्रिकल मेजरिंग डिवाइस है, चैप्टर का नाम ही है DC सर्किट्स। सर्किट होंगे तो कोई मेजर करने वाली भी चीज़ होनी चाहिए ना, इसमें कितना करंट है, इतना वोल्टेज है, कितना पोटेंशियल है, कितना रेजिस्टेंस है। तो पोटेंशियोमीटर जो है वो नाम से मीटर, पोटेंशियो यानी ये पोटेंशियल डिफरेंस या EMF ऑफ द टू सेल्स कंपेयर करने के काम आता है। इंटरनल रेजिस्टेंस उसके अक्रॉस पोटेंशियल मेजर करने के काम आता है। और विदाउट ड्राइंग करंट इट इज़ हाईली एक्यूरेट एंड सेंसिटिव पोटेंशियल डिफरेंस मेजरिंग डिवाइस। यानी 2 पॉइंट्स हो ना सर्किट के, जैसे मेरे 2 हाथ पे A पॉइंट और B पॉइंट है, इसके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस बहुत एग्जैक्ट एक्यूरेट मेजर करता है विदाउट ड्राइंग करंट। ये जो बोला विदाउट ड्राइंग करंट, क्योंकि करंट अगर ड्रॉ कर लेगा वहाँ पे पोटेंशियल लॉस हो जाएगा और एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, तो वो ड्रॉ नहीं करता है और बिल्कुल एग्जैक्ट मेजर करता है। तो इसमें जो ये होता है कि एक लॉन्ग वायर होता है, तकरीबन 1 मीटर या उससे भी बड़ा भी हो सकता है, इसमें फिक्स नहीं है। मीटर वायर जो होता है ना, जो आगे एक न्यूमेरिकल है, उसमें मीटर वायर होगा, यानी 100 सेंटीमीटर का, 1 मीटर का। पोटेंशियोमीटर में जो वायर होता है ना, उसका एक वायर का एंड जो है वो 0 यानी माइनस पॉइंट के साथ अटैच होगा, और दूसरा जो है ना, यानी उसके साथ एक जॉकी होती है, जॉकी, ये लफ्ज़ अगर आपने सुना हो, जॉकी जो है ना, ये मेटल पॉइंटेड मेटल कांटेक्ट है। इसको जहां आप टच करेंगे ना, उस पोटेंशियोमीटर के जो है सर्किट में, यानी फर्ज करें ये जॉकी का टिप है, मेटल कांटेक्ट टिप पॉइंट, जहाँ पे टच कर दूंगा, अब ये यहाँ से इसके साथ वायर लगा होगा, यहाँ से इसका तार निकल के यहाँ पे जहाँ पे टच किया ना आपने, वहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस या वहाँ तक के जो है कंपेयर हो जाएगा EMF। डायग्राम में आपको एक दिखाता हूँ, बुक में बनी हुई है, आप बुक भी सामने रख लें तो आपको कुछ अंदाज़ा होगा कि क्या बता रहे हैं सर। ये नहीं समझे थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, थ्योरी से कॉन्सेप्ट बन जाते हैं ना, तो न्यूमेरिकल करने में मज़ा आता है। ये पेज नंबर 219 पे अगर आप भी देखें अपने घर में अपने पढ़ने के दौरान, तो आपको अंदाज़ा होगा। ये देख रहे हैं, ये जो है, ये वाली जो रेड लाइन का एरो आ रहा है, ये जॉकी का जो है ना, मेटल जॉकी, उसका जो है पॉइंटेड कनेक्टर है। इसका किनारा जो होता है ना, देखें 0 पॉइंट होता है, गैल्वानोमीटर के साथ जुड़ा हुआ होता है ये सर्किट पोटेंशियोमीटर का। जो रीडिंग आएगी वो आ जाएगी। अब जहाँ जहाँ इसको मूव करेंगे ना, यानी इस जॉकी को स्लाइड किया जाता है, उस वायर के ऊपर स्लाइड करते हैं उसको, यानी 0 से मैक्सिमम लेंथ तक जाते हैं, तो आप देखेंगे पोटेंशियल जो है वो बढ़ता जाएगा। इससे ये मतलब हुआ, इसकी थ्योरी ये हुई कि जितनी लेंथ ज़्यादा होगी EMF ज़्यादा होगा। यानी ये थ्योरी इसकी हुई कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, क्या चीज़, EMF। सही है, इसको देखिएगा ज़रूर, बहुत
काम की बात बता दी मैंने, उनको जो समझ के न्यूमेरिकल करते हैं, वरना न्यूमेरिकल की लेंथ देख रहे हैं 2 लाइन की है, पुट एंड गेट। क्यों बताया मैंने ये सब? वक्त ज़ाया करने के लिए नहीं बेटा, समझाने के लिए। पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट है जिसका एक EMF सेल जो है वो रीडिंग दे रहा है 1.2 वोल्ट्स, और ये बैलेंस पॉइंट, और बैलेंस पॉइंट उसका 40 सेंटीमीटर पे। बैलेंस पॉइंट वो होता है जिसको कहते हैं नल पॉइंट। नल पॉइंट का मतलब ये होता है जहाँ पे गैल्वानोमीटर से करंट जो हो रहा हो ना गुजरने वाला, वो ज़ीरो हो रहा हो, यानी कि उससे नो करंट फ्लोज थ्रू द गैल्वानोमीटर। इसको बैलेंस कंडीशन कहते हैं, या बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज या पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट कहते हैं। ये जब भी होगा ना तब ये पता चलेगा कि अब ये बैलेंस्ड है, तो अब सारी इसकी कैलकुलेशन और रीडिंग और मेजरमेंट होंगी। तो ये जो पॉइंट है ये बहुत सेंसिटिव पॉइंट होता है, बिल्कुल सही मेजर होना चाहिए। तो अब ये उसके ऊपर स्केल स्लाइडर लगा होता है जिसके ऊपर हम मूव करते हैं पॉइंटर को, यानी जॉकी के। तो वो 0 से 100 तक या जितने लंबा वायर होगा उसका पोटेंशियोमीटर का, उस पर वो नल पॉइंट आता जाएगा और EMF बदलता जाएगा। समझते गए? ये 40 सेंटीमीटर पे वो पहला नल पॉइंट या बैलेंस पॉइंट है। अब वो कह रहे हैं कि उस सेल को हटा के दूसरा सेल लगा दिया, क्योंकि अभी मैंने क्या बताया था, याद रहा थ्योरी, कि पोटेंशियोमीटर इज यूज्ड टू कंपेयर द EMF ऑफ 2 सेल्स या बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो एक EMF जिस बैटरी का आ रहा था वहाँ या सेल का, उसको हटा के दूसरा लगा दिया, देखने के लिए कि दोनों में कितना रेशो है या फ़र्क है। उस बुनियाद पे बैलेंस पॉइंट जो शिफ्ट हो गया। कुछ पॉइंट समझे? यानी कि मैंने पहला सेल लगाया ना, तो 40 पे जाके गैल्वानोमीटर ने 0 दिया, ये उसको हटा के दूसरा सेल लगा दिया, तो अब 40 पे कुछ वैल्यू दे रहा है गैल्वानोमीटर। तो इसका मतलब उसको मूव करते हैं 74 पॉइंट जहाँ पे आया ना, वहाँ पे उसने अब जो है वो 0 दिया। तो हम कहेंगे अब ये नल पॉइंट या बैलेंस पॉइंट है। कहानी समझ आई? ये चीज़ एक्सेलेंट बोला करें अपने आप को, कि आपको समझ में आ रहा है और मैं समझा पा रहा हूँ। 74 सेंटीमीटर पे अब वो नल पॉइंट या बैलेंस पॉइंट आ गया। अब कह रहा है कि जो दूसरा सेल लगाया था, बताएं वो अननोन कितनी वैल्यू का था। अब जो मैंने थ्योरी बताई है उसी पे ये न्यूमेरिकल चलेगा, कि पोटेंशियोमीटर की थ्योरी ये कहती है कि EMF इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, यानी जितना वो 0 कनेक्टर जहाँ पे जो है वो जॉकी का एक टर्मिनल लगा हुआ है, वो लेंथ जो टच करके जहाँ पे 0 गैल्वानोमीटर दे, उसके दरमियान जितनी लेंथ बढ़ती जाएगी EMF उतना बढ़ता जाएगा। समझे? अब पहले सेल का EMF दिया हुआ था तो उसको E1 दे दिया, पहला जो नल पॉइंट या बैलेंस पॉइंट था उसको नाम L1 दे दिया, दूसरा जो मूव करने के बाद आया था ये सेल बदलने के, पुट 74, उसको L2 बोल दिया। अच्छा, L स्मॉल भी लिख सकते हैं, कैपिटल भी, नो इशू, लेकिन सिलेबस में स्मॉल L है। अब EMF दूसरे सेल का पूछे तो वो E2 हो गया, क्वेश्चन मार्क। सही यहाँ तक? ओके, इस फॉर्मूले याद रखेंगे, E1 अपॉन E2 तो L1 अपॉन L2, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली नहीं है। तो L2 L1 ऊपर नीचे नहीं कर दिएगा, यानी E1 बढ़ेगा तो L1 ज़्यादा है तभी। L1 का मतलब वो जॉकी जहाँ पे टच किया और गैल्वानोमीटर ने 0 दिया। E2 L2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अब यहाँ से फॉर्मूला मेकिंग करें, क्या चाहिए? ये, तो इसका मतलब ये उधर ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा, तो L2 और L1 क्रॉस मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ चला जाएगा। ओके, वैल्यू रखें E1 L2, कैलकुलेटर चलाएं, मल्टीप्लाई का अलग, डिवाइड, उसके बाद EMF आ गया 2.22 वोल्ट। चेकिंग सिखाऊं? देखें, जब 40 सेंटीमीटर लेंथ पर वो बैलेंस पॉइंट आ रहा था तो कितना EMF दिखा रहा था? 1.74। 40 से ज़्यादा है? बोले हाँ। तो इस 1.2 से ज़्यादा आना चाहिए। आया? खेलें, पढ़ाई को इंटरेस्ट के साथ करें, माशाल्लाह मज़ेदार चीज़ होती है अगर समझ में आने लग जाए और कोई समझा दे। मुझे नहीं पता मैं समझा पा रहा हूँ, आप लोग अपना फीडबैक कुछ कमेंट कुछ किया करें ताकि मुझे पता चले। अच्छा, अब ये जो है किरचॉफ लॉ का है, लेकिन किरचॉफ लॉ पे जाने से पहले मैं इसके साथ यही बता देता हूँ, 3 के साथ 6, ठीक है? 3 के साथ 6, क्योंकि देखें मैं समझा रहा हूँ तो ये देखें आमने सामने एक जैसी चीज़ आ जाएगी ना, इसलिए। मीटर ब्रिज दिया हुआ इसमें, मीटर ब्रिज
व्हीटस्टोन ब्रिज की एक मॉडिफाइड फॉर्म है। इसमें शर्त ये होती है कि मीटर वायर होगा तो उस मीटर वायर के साथ मेजरमेंट होती है ईएमएफ की, या कुछ और हम रेजिस्टेंस वगैरह भी मेजर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे उसने रेजिस्टेंस मेजर करने का है। यानी ये व्हीटस्टोन ब्रिज की एक शक्ल है। व्हीटस्टोन ब्रिज अगर आप लोगों ने टॉपिक पढ़ा है, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस साल के लिए। व्हीटस्टोन ब्रिज जो है ना, बेसिकली अननोन रेजिस्टेंस निकालने के काम आता है। ये उसी की मॉडिफाइड फॉर्म है, तो बेसिक काम वही रेजिस्टेंस मेजर करने का करेगा। अब इसमें वो कह रहा है कि स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस 15 ओम है राइट गैप में। अच्छा, उसके रजिस्टर बॉक्स होते हैं, उसमें नोन और अननोन रजिस्टर कनेक्शन में होते हैं, क्योंकि एक मैश या लूप बन रहा होता है जिसको ब्रिज कहते हैं। जैसे ब्रिज हमारा होता है एक दरिया के किनारे को दूसरे किनारे के साथ लिंक करने का काम करता है, ऐसी है। तो इसको भी ब्रिज इसलिए बोलते हैं कि ये दो किनारों को सर्किट के एक सेल के या बैटरी के थ्रू कनेक्ट करता है। इसकी भी एक डायग्राम दिखा दूंगा, अभी समझ में आ जाएगा मजीद माशाल्लाह। अब वो कह रहा है कि इसकी जो रेशो है लेंथ की, वो 5:3 है। अब इसमें लेंथ दी हुई है, इसमें लेंथ दी हुई है रेशो में, तो इसका मतलब है हमें L1 L2 का रेशो लिखना पड़ेगा डाटा में। ये देखें 2/, अच्छा 1/2 नहीं लिखिएगा, हमेशा ये याद रखें। जो बड़ा रेशो होगा, जैसे 5:3 है, तो L2 L1 से बड़ा रखें ताकि रेसिप्रोकल ना करना पड़े। सही, ये एक बारीकी है, वरना L1 L2 लिख दिया और यहाँ पे रजिस्टर को उल्टा लिख दिया तो ये गड़बड़ हो जाएगी। तो इसमें भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मामला है। अच्छा, यहाँ पे P और S का मतलब है रजिस्टर। R लिख सकते हैं, लेकिन ये अकॉर्डिंग टू थ्योरी है कि P Q R S, या अननोन को X ले लें, X जैसे हम मैथ्स में लेते हैं, ठीक है। वो कह रहे हैं कि अदर रेजिस्टेंस, जो दूसरी अननोन रेजिस्टेंस वो बताया। देखिए थ्योरी भी आ गई कि ये बेसिकली मीटर ब्रिज और व्हीटस्टोन ब्रिज रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस मेजर करने के काम आता है। अच्छा, अब ये S और P, अब ये आप लोग परेशान ना हो, इसको भी मैं थ्योरी थोड़ी दिखा दूँ। ये आपके जो है व्हीटस्टोन ब्रिज बना हुआ है पेज नंबर 217 पर, ये देखिए, ये जो है ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, सही है। अब ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है, इसमें आपको नज़र आ रहा होगा ये जो बंद चक्कर है ना, ये ब्रिज बन गया। अब इसमें राइट गैप का मतलब है कि जो आपके राइट पर रजिस्टर है ना, उसमें से एक पता है और एक नहीं पता है, और दूसरा जो गैप है वो लेंथ के साथ उन्होंने बयान किया हुआ है कि लेंथ उसकी कितनी है। तो ये जो है पेज नंबर 217 पे देख लीजिएगा तो मज़ीद समझ में थोड़ा आ जाएगा। वैसे तो देख रहे हैं छोटे छोटे कितने न्यूमेरिकल हैं, ना भी देखें तो हो जाएगा, लेकिन मैं अपनी आदत से मजबूर हूँ कि थोड़ा समझाने का मुझे वो होता है। अब रेशो का मतलब है डिवाइड, डिवाइड में लिख दिया 5:3, ठीक है। P और S, अब यहाँ पे अननोन ये P है, सर ये हमें कैसे पता चलेगा? वेरी गुड, जो अभी डायग्राम दिखाइए वो देख लें, या तो या यहाँ पे ये समझें कि उसने जो राइट गैप का वर्ड बोला है ना, उससे अगर लेफ़्ट गैप बोलेगा तो ये आपका अननोन बदल जाएगा, यानी S हो जाएगा। यानी इसको यूँ समझ लें, सीधी सी बात, कि ये जो P है ना, ये अननोन है, और ये जो है राइट गैप रजिस्टर है। इसमें राइट और लेफ़्ट का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि राइट और लेफ़्ट जब करेंगे तो लेंथ का रेशो बदलेगा, लेंथ का रेशो बदलेगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बदलेगी। ये रजिस्टर बॉक्स होते हैं, उसमें से अननोन रजिस्टर आते हैं, सही है। अब अगर ये गड़बड़ नहीं हुई रहे, सिर्फ इतनी सी कि उल्टा रख दिया तो काम ख़राब हो जाएगा। तो ये पुट एंड गेट है 15 5 और कैलकुलेटर भी ना चलाएं, 3 5 15, 5 5 25 ओम। अच्छा, P से पावर मत समझ आइएगा, P जो है वो रेजिस्टर का निशान है, यहाँ सारे रेजिस्टेंसेज हैं, ये सारे रेजिस्टेंसेज मेजर करने के काम आते हैं। तो ये इसलिए भी लिख दिया कि कन्फ्यूजन ना आ जाएगा, P से कुछ और समझने लगे। अच्छा, अब ये न्यूमेरिकल जो आखिरी आज की तारीख का, ओह सॉरी, इसके ऊपर वाला रह गया अभी, क्वेश्चन नंबर 5, ये जो है ये किरचॉफ लॉ का है, किरचॉफ लॉ इसको। अच्छा, ये और ये तो एक कैटेगरी में चले गए, 3 पोटेंशियोमीटर और मीटर ब्रिज एक जैसे तकरीबन है। ये किरचॉफ लॉ है। किरचॉफ लॉ जो है बड़ा मशहूर लॉ है, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो। इसके 2 लॉज हैं, एक करंट लॉ है और एक वोल्टेज लॉ है। करंट लॉ को जो है वो KIL के नाम से जाना जाता है। अगला जो लेक्चर है ना, पार्ट 2 इसका,
उसमें वो KVL आएगा, वोल्टेज वाला, ज़रूर देखिएगा वो। अब K फॉर किरचॉफ है, I फॉर करंट है, L फॉर लॉ है, किरचॉफ करंट लॉ, सही है। KCL लिख सकते हैं लेकिन I करंट का सिंबल है। अब इसमें जो है एक सर्किट बना हुआ है, अगर नज़र आया हो, ये जाली की तरह। अब इसमें कह रहा है कि ये जो करंट I एक नज़र आ रहा है उसकी वैल्यू बताएं। ये लॉ ये कहता है कि आने वाले तमाम करंट जंक्शन की जानिब, जाने वाले तमाम करंट जंक्शन से, यानी आउट, इनपुट और आउटपुट हमेशा इक्वल होंगे, लॉसेस नहीं होंगे। यानी इसको यहाँ पे ये देखें, ये जो नुक्ता है ना, ये जंक्शन है। जंक्शन का मतलब है जहाँ पे सारों करंट की मुलाकात होती है, जो आने और जाने के पाथ हैं वो वहीं आएंगे और वहीं से ही जाएंगे। यानी जो समझें जंक्शन, अगर कभी आपने मुख्तलिफ जो है, जो हाईवेज़ होती हैं, रेलवे स्टेशन होते हैं, उसमें जंक्शंस होते हैं, वहाँ पे कई ट्रेनें आ रही होंगी, वहीं से कहीं कई रास्तों की, कई शहरों की, अलग अलग इलाकों की निकल रही होंगी। इस तरह शाहराहें होती हैं, हाईवेज़ या स्ट्रीट्स, उसमें कई इलाके से रूट्स की बसें या जो है वो इस तरह के जो है कोचेज़ आ रही होंगी और वहीं से ही कई रास्तों की निकल रही होंगी। तो ये जो है ना, ये किरचॉफ लॉ का ये जो जंक्शन है, अब इसमें आने वाले सारे जाने वाले के बराबर होंगे। यानी ऑल द करंट्स कमिंग टू दैट जंक्शन, दैट इज़ द इनपुट करंट, इज़ ऑलवेज इक्वल टू ऑल द करंट्स विच आर लीविंग द जंक्शन, यानी आउटपुट करंट। अब ये अगर समझ में आ गया तो सिर्फ आपको अब एरो ढूंढने हैं कि कौन कौन से एरो आ रहे हैं इस जंक्शन की जानिब। तो ये देखिए, एक आ रहा है, एक और ढूंढे, एक ये आ रहा है, एक और ढूंढे, एक ये आ रहा है। इसका मतलब ये तीनों तो हो गए इनपुट, सही है, ये तीनों हो गए आपके इनपुट करंट। अब इनपुट करंट को मैंने यहाँ पे 0.2 वाले को, 0.6 वाले को और 0.7 वाले को लिख दिया I1, I2, I3 के नाम से। ये बहुत ध्यान का है, डायग्राम में देखना है कौन कौन से एरो यानी करंट टूवर्ड्स द जंक्शन है, दैट इज़ इनपुट होंगे। अब बाकी ढूंढने जो वहाँ से जा रहे हैं, एक ये जा रहा है अवे, एक ये जा रहा है अवे और एक ये जा रहा है अवे। इसका मतलब हो गया कि ये आउटपुट है, ये आउटपुट है और ये आउटपुट, तीन आउटपुट हो गए। ज़रूरी नहीं है कि इक्वल हो, तीन आए तीन जाएँ, ज़रूरी नहीं है, ये नहीं रट लीजिएगा। चार आए एक जाए, दो आए तीन जाएँ, बस ख्याल रखना है कि ऑल द इनपुट करंट्स their sum is always equal to the all the output currents that is equal, सही है। अब आउटपुट करंट के नाम रख दिए मैंने 4 और 5, यानी 0.4 वाला आउटपुट था, 0.5 वाला आउटपुट था, और जो चाहिए उसको उन्होंने नाम दिया हुआ है आई, वो भी आउटपुट वाली साइड पर है। तो ध्यान रखना है कि आउटपुट वाली साइड पर है, तो मैंने आउटपुट करंट लिखा आई, वरना आप सिर्फ करंट आई लिख दें, वाज़ा रहे कि गलती ना हो। क्योंकि देखिए इतना छोटा सा न्यूमेरिकल इसमें, और ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हो सकता है कि इस सेंस में कि वो देखे सिर्फ कि बच्चों ने किरचॉफ लॉ कैसा पढ़ा है। अब किरचॉफ करंट लॉ ये कहता है कि ऑल द इनपुट करंट्स देयर सम, सिग्मा मतलब सम, इज़ ऑलवेज इक्वल टू ऑल द आउटपुट करंट। अब इनपुट वाले जो हैं सिग्मा सम करें आप 1 2 3 का, आउटपुट करें 4 5 और आई का। इसको 6 नहीं लिखा है क्योंकि उन्होंने आई लिखा है, हम अपना सिंबल उस वक्त देते हैं जब डायग्राम में प्रिंटेड ना होता। अब सब नॉन है, आई को एक तरफ कर लें तो ये वाला I4 I5 उधर जाके माइनस हो जाएगा, पुट एंड गेट। अच्छा मैंने जगह की वजह से लिखा है, आप लोग पूरा एक लाइन में वैल्यू लिखिएगा, 0.2 0.6 0.7 ये और 0.4 0.5 उसमें से माइनस। यानी सीधी बात है कि इनपुट में से आउटपुट को माइनस कर देंगे तो नेट आ जाएगा। 0.6 एम्पियर आ गया, ये वाला अननोन। मज़ेदार है, दुआ करेंगे आज इम्तिहान में, सही है। तो ये किरचॉफ लॉ है, इसी का एक अगली क्लास में होगा इंशाल्लाह, क्योंकि वो लंबा न्यूमेरिकल है। अब जो है मैं आपके लिए मूव कर रहा हूँ थोड़ा, कि आपको ये नज़र आ जाए कि आखिरी न्यूमेरिकल जो है बड़ा तगड़ा सा क्या है। अच्छा ये मॉडल पेपर में आया हुआ है ये न्यूमेरिकल, और ये मैंने मॉडल पेपर अपलोड कर दिया है, आप वहाँ से देख लें। यहाँ पे भी मैं समझा रहा हूँ, यहाँ पे ये रेजिस्टर्स की कैटेगरी आ गई, रेजिस्टर्स इन सीरीज़ या पैरेलल जो होते हैं ना, रेजिस्टर्स इन सीरीज़, यानी इसको आप कह दें सर्किट कॉम्बिनेशन के न्यूमेरिकल है। जैसे अगर आपको वो याद आ जाए, कैपेसिटर भी मैं करवा चुका हूँ, चैप्टर नंबर 9, बड़े मशहूर हुए थे वो न्यूमेरिकल कैपेसिटर्स के। उसमें भी सर्किट वर्किट की कहानी होती है, थोड़ा ट्रिकी होते हैं।
अब ये सीरीज़ के उसने रेजिस्टर्स दिए हुए हैं। ये जो होता है ना, ये देख लें भाई, अगर एंड टू एंड कनेक्शन हो रहा हो तो ये कहलाता है सीरीज़ कॉम्बिनेशन। अगर एंड टू एंड हो, एंड टू एंड का मतलब है जहाँ पे पहला रजिस्टर का वायर ख़त्म हो वहीं से दूसरे का शुरू हो, यानी उसमें जॉइंट्स या पाथ्स ना हो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट के लिए। अब यहाँ से करंट आई आएगा और टोटल करंट आई जाएगा, सही है। ये जो बैटरी की पोटेंशियल या ईएमएफ है वो V है। अब ये पहला R1, ये दूसरा R2, ये तीसरा R3। ये जो जिगजैग निशान है ये सर्किट सिंबल है रेजिस्टर का। ये जो निशान होता है ना, ये कैपेसिटर का 11 की तरह का होता है। अब उसने यही पूछा है कि इसका टोटल रेजिस्टेंस क्या है कॉम्बिनेशन की, और वोल्टेज तीनों रेजिस्टर के यानी पोटेंशियल ड्रॉप क्या है इन तीनों रेजिस्टर का। अब ख्याल रहे कि सीरीज़ में करंट सेम रहता है, बड़ा बड़ा नोट कर लें, और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो ड्रॉप होता है यानी डिफरेंट होता है। यहीं पे मैं कैपेसिटर भी रिवाइज कर दूं थोड़ा सा। कैपेसिटर में सीरीज़ में चार्जेस Q, कैपिटल Q या स्मॉल q, चार्जेस सेम रहते हैं, पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट या डिवाइड होता है, ठीक है। अब अगर ये बात समझ में आ गई तो कैपेसिटर में हम Q = CV के फॉर्मूले को बहुत इस्तेमाल करते हैं, इसमें हम V = IR ओम्स लॉ को बहुत इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। 3 रेजिस्टर हैं, एक 1 ओम का है, एक 2 ओम का है और एक 3 ओम का है। वैल्यूज़ भी बड़ी अच्छी दी हुई हैं कि कैलकुलेशन आसान हो जाए। वो कह रहे हैं कि इन तीनों रेजिस्टर को हमने सीरीज़ में, ये ध्यान रखना होगा सीरीज़ है कि पैरेलल, सीरीज़ में उसने जोड़ दिया है। अब वो कह रहा है कि पहले पार्ट में कि टोटल रेजिस्टेंस बताएं, और फिर दूसरा कह रहा है कि पोटेंशियल ड्रॉप हर रेजिस्टर के अक्रॉस बताएं। तो न्यूमेरिकल थोड़ा लंबा है लेकिन आसान है, समझना है इसमें बस ये कि सीरीज़ में क्या चीज़ सेम रहती है करंट और वोल्टेज में से, और पैरेलल में क्या चीज़ सेम रहती है करंट और वोल्टेज में से। MCQ साइड पे लिखना है तो लिख लें। पैरेलल में करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा क्योंकि रास्ते मिलेंगे एक से ज़्यादा, और वोल्टेज अक्रॉस ईच अदर सेम होगा, उसको कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। यानी अगर 2 और मोर रजिस्टर आर कनेक्टेड अक्रॉस ईच अदर, आमने सामने। इसको यूँ समझ लें कि आप क्लासरूम में बैठे हुए, आपके दाएं बाएं 3-4 बच्चे बैठे हुए, 2 बच्चे, ये सारे सीरीज़ है, और आपके पीछे भी एक रॉ है, उसके पीछे भी एक रॉ है, उसमें भी स्टूडेंट्स हैं। तो ये रॉ जो अक्रॉस है ना, आमने सामने, एक आगे पीछे, ये पैरेलल है। रजिस्टर का निशान होता है R1, R2, R3 लिख दिया। बैटरी का EMF V। अच्छा ये ख्याल रखिएगा EMF का नाम लिखा हो लेकिन सर्किट कॉम्बिनेशन में E नहीं V लिखा जाएगा, V सिंबल, क्योंकि EMF का यूनिट भी वोल्ट होता है और पोटेंशियल डिफरेंस का भी यूनिट वोल्ट होता है। तो ये कन्फ्यूजन नहीं है, बता दिया। क्योंकि जैसे देखें EMF ऑफ द बैटरी वाला सवाल होगा, आज ही का लेक्चर पहला देखिएगा, तो उसमें E लिखा जाता है EMF ऑफ द बैटरी के लिए, सही है। यहाँ पे भी बैटरी है लेकिन चूँकि हमें इसमें वोल्टेजेस को सॉल्व करना है, पोटेंशियल डिफरेंस और ड्रॉप को, इसलिए V लिखेंगे, E नहीं। E लिखा तो आपको सारी कन्फ्यूजन आ जाएगी और सारे ओम लॉ के V को E बनाना पड़ जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी, गलत कर देगा टीचर भी और आप भी गए। तो ये बचाइएगा ज़रा समझने की बात को कि V कब लिखना है, E कब। देखें टाइम लगा रहे हैं सर, लेकिन बोलें अंडरस्टैंडिंग टेक्स टाइम। टोटल रेजिस्टेंस RE, सिर्फ R भी लिख सकते थे, E फॉर इक्विवेलेंट या टोटल। पोटेंशियल ड्रॉप पूछ रहा है हर एक का, तो 3 रजिस्टर हैं तो 3 हो जाएंगे, V1, V2, V3, ऊपर से नीचे लिखिएगा। टोटल रेजिस्टेंस इज द सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, सिंपल फार्मूला। कैपेसिटर में सीरीज़ का 1/, रेसिप्रोकल करके सम होता है, रेजिस्टर में सीरीज़ का सिंपली अलजेब्रिक सम होता है। यानी कि जो रेजिस्टर की थ्योरी है ना, उसको कैपेसिटर में इन्वर्ट कर लेंगे तो 1 से 2 शिकार हो जाएंगे। ये भी देखेंगे, टाइम सेविंग बता रहा हूँ। कैपेसिटर का जो सीरीज़ का फॉर्मूला है 1/, रजिस्टर में वो पैरेलल का है 1/। कैपेसिटर में जो पैरेलल का है प्लस 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 यानी अलजेब्रिक सम, रजिस्टर में वो सीरीज़ का, चेक इट आउट। 1 + 2 + 3 रजिस्टर रखी, 6 आ गई। ओम लिखना मत भूलिएगा, ओम का निशान यूँ भी बना सकते हैं आप और ओम लिख भी सकते हैं, लेकिन बेहतर है ज़्यादा ये वाला ओम का सिंबल, ओमेगा कहते हैं इसको। टोटल करंट जब तक नहीं आएगा, क्योंकि करंट सेम जाएगा पूरे सर्किट में, देखिए रास्ता है ये पूरा एक, तो करंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। तो करंट निकाल लेंगे तो वही करंट अपना अपना पोटेंशियल ड्रॉप दे देगा। तो अब करंट टोटल निकलेगा ओम्स लॉ से, V = IR से।
RE लिख दिया ताकि टोटल का नज़र आए R। अब I अननोन है तो R को अपॉन में ले आए, कैलकुलेटर चलाएं, 26 और 24 जो हमने निकाला, 24 जो दिया हुआ था बैटरी का EMF, वो R जो हमने 6 निकाला कैंसिल हो गया, कैलकुलेटर चला लें। 4 एम्पेयर में होता है करंट, एम्पेयर में होता है करंट, सही है, पीछे भी एक सवाल किया था। अब सीरीज़ में करंट सेम है तो इसलिए हमने उसको सबको I लिख दिया, करंट सेम। अब बच्चों की तरह R1 का पोटेंशियल ड्रॉप, यानी यहाँ से B पार्ट चल रहा है, R1 इस I की मदद के साथ V निकलवा देगा, यानी ये हमें पता अब चला है। अब जल्दी जल्दी करते हैं, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, चेकिंग भी सिखा दूँ क्या? अब तीनों का जो वोल्टेज है ना इस बैटरी की टोटल ताकत के बराबर होना चाहिए। ये किरचॉफ लॉ का ये भी एक उसूल है कि जितने पोटेंशियल ड्रॉप होंगे वो बैटरी के पोटेंशियल के इक्वल होंगे, यानी ये सारे जो पोटेंशियल आए ना, इसको अगर मैं प्लस कर दूँ तो बैटरी के V के बराबर हो टोटल वाले के। अब चेक करें, 4 + 8 + 12, 4 + 8 + 12 कितना आया, = 24, जो कि इसका था 24। गॉट इट, दैट्स इट। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं की दरख्वास्त है। अपना और सबका बहुत ख्याल रखिएगा, ख़ास करके अपने वालिदैन का। सेहत और ज़िंदगी के साथ इंशाल्लाह मुलाकात है अगली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।